हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए प्रेस वार्ता में शिक्षा को लेकर विशेष टिप्पणी की, जिसमें यह कहा कि कोरोना वायरस के चलते शिक्षा में कमी आई है। शिक्षा पे विचार करते हुए और क्या कहा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने, सुनिए। सर, कल एचआरडी मिनिस्टर ने बयान दिया कि बच्चों का जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए समय सीमा निर्धारित किया जाए। हरियाणा सरकार इसके ऊपर क्या कहा? देखिए, अभी कल ही उनका बयान आया है और जैसे भी आदेश उनसे हमें मिलेंगे तो निश्चित तौर से हम उनका पालन करेंगे। पहले जिस प्रकार से कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के सामने थी, उसमें हमने इस काम को शुरू किया। अब कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ इस प्रकार की कमियां भी का भी पता चलता है। मान लीजिए, पहले तो यही टारगेट था कि बच्चों को कैसे एजुकेट करें। अब उसके लिए पूरा प्रयास था, चाहे स्वयं प्रभा था, चाहे जूसेट था, चाहे और संपर्क बैठक, जो भी था, सारे साधन मिला के एक पहला प्रयास ये था कि किसी भी तरीके से उन तक पहुँच बढ़े और उनको ये जो कमी है स्कूल में ना आने की वजह से जो दिक्कत है इसकी को दूर करके हम बच्चों को घर बैठ के उनको पढ़ाएं। लेकिन अभी अभिभावकों ने थोड़ा सा इस पर भी एक ऑब्जेक्शन किया है कि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई रही इसमें, सभी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूल की भी है, हमारी भी होगी। तो अब उस सारे को देख के जिस प्रकार से एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो आदेश दिए, तो जैसे वो आदेश हमें मिलते हैं हम तुरंत उनका पालन करेंगे। और उसका सर, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 1983 पीटीआई अध्यापक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त किए गए सरकार द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको दोबारा जो है उनकी ज्वाइनिंग कराए। ऐसे परिवारों के साथ सरकार अब क्यों साथ नहीं दे रही, और उनकी जो पेंशन जो है या जो डेथ कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं उनकी भी मासिक पेंशन रोक दी गई। इस बारे में वैसे इसके लिए पूरी तरीके से हुड्डा साहब की सरकार जिम्मेदार है कि उन्होंने कोई भी नियम का पालन ही नहीं किया। और आपके सामने है कि 2 बार कोर्ट में, जैसे सभी कोर्टों से जो निर्णय है वो खिलाफ हुआ, और हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि उन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया। और उसके बाद डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने माना, और जिस प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की कि सरकार ने कोई जिम्मेदारी का रवैया नहीं अपनाया, जो भी बोर्ड था उसने मतलब सब नियमों को ताक पे रख दिया। तो मैं मानता हूं कि इसके लिए पूरी तरीके से उस टाइम की सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने इन बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया। अब जो पाप करने वाले हैं वो पाप करने वाले ही अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं और हम इनके पक्ष में हैं, ये सिद्ध करने के लिए उस टाइप के बयान देते हैं। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए नहीं सर, अब आप पावर में हैं तो क्या कुछ उनके लिए कोई राहत, कुछ ऐसा सोचा गया है, कोई आपने कोई ऐसा प्लान किया है कि किसी और तरीके से उन्हें राहत दी जाए, क्योंकि वो परिवार लगातार जो है सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब हमारे पास तो 5 मिनट के लिए मिलेंगे, 8 मिनट के मिलेंगे, 10 मिनट के लिए मिलेंगे, सारी बात उन्होंने रखी। तो लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी बात को पूरे जोरदार तरीके के साथ रखा, उनके सामने रखा कोर्ट के सामने। कोर्ट ने उसके बाद उस पर निर्णय कोई लिया। और मैं समझता हूँ कि जैसे एक भ्रांति है कि उनकी नौकरी को समाप्त करने के बाद ओपन कर दिया। अब कुछ लोगों ने कहा कि मुझे ओवरेज देंगे, कुछ लोग ओवरेज देंगे, तो उनका क्या होगा? तो कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ओवरेज के खिलाफ नहीं होगा, ये नहीं कहा। कोर्ट ने कहा कि जो 20,800 लोग थे जिन्होंने उस टाइम अप्लाई किया था, वही 20,800 लोग अब अप्लाई करेंगे। उन 20,800 लोगों का ही टेस्ट होगा, कोई उम्र का चक्कर नहीं है। वही लोग अप्लाई करेंगे, उन्हीं लोगों का टेस्ट होगा, उन्हीं लोगों में से जो सिलेक्शन होगी उन्हीं लोगों में से होगी। बाहर से कोई नया आदमी नहीं उसमें शामिल हो सकता। तो वही लोग हैं जो उन्हीं लोगों में से एक निर्णय होना, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि प्रक्रिया पूरी दोषपूर्ण थी लगाने की, तो उन्हीं लोगों में से दोबारा टेस्ट ले लो। और मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी, ये जो लोग इस फील्ड में हैं तो उनके लिए तो मेरा आसान है। 10 साल पहले जो लोग पहले थे वो तो कोई खेती करने लग गया, कोई डेयरी कर ली होगी किसी ने दुकान कर ली होगी, किसी ने कहीं और जॉब कर लिया होगा। उसके मुकाबले मेरे ख्याल के लिए काफ़ी आसान है। सर, एक ये और सवाल है। आपने शुरुआती दौर में जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुआ तो आपने एक बात कही थी कि हम एक ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चों को जो एजुकेशन के लिए, कि क्योंकि हर घर में मोबाइल और इंटरनेट की सेवा नहीं है,
उसको लेके कुछ न कुछ प्लानिंग की जा रही है। तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग किया है बच्चों के लिए कि उनको कोई टैब दिया जाए या कुछ मोबाइल दिया जाए या कुछ ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और कोई बेहतर? देखिए, उस पर हम विचार कर रहे हैं अभी, और हमने योजना भी उसके लिए बनाई है। अब देखिए, सारी जितनी भी कुछ भी योजना है उन पर खर्च होता है। अब वो सारा का कितना खर्च हो सकता है, कितना अब कोरोना के इस दौर में हम कितना कितना कर सकते हैं। और अभी तक मैं समझता हूँ पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश में ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन हम विचार करें देश पे कि किस तरीके से हम बच्चों को तक, जैसा कि एक समस्या सामने आ रही थी कि जो खासकर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे हैं उनके अभिभावक जो हैं वो इतने संपन्न नहीं हैं कि वो इस प्रकार के साधन मुहैया करा सके बच्चों को। तो उसके बारे में हमारा विचार अभी चल रहा है, और देखते हैं। अब तो ये थी कि अगर कोरोना का ये दौर सा समाप्त हो तो हम स्कूल ही शुरू करें, पर अगर नहीं ये होता तो फिर कुछ ना कुछ हम उसका इंतजाम करेंगे। एक सर वन एवं पर्यावरण भी आपके पास है। आपने कहा था कि फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे और 5 करोड़ लगाने का, 5 करोड़ पौधे लगाने नहीं, का, 1,25,00,000 है। 1.25 करोड़ का लगाने का टारगेट था। उसमें कितना कदम सरकार आगे बढ़ी? देखिए, उसमें बड़ी स्पीड से हम काम कर रहे हैं, और 1100 गांव हमने निश्चित किए थे अब की बार कि 1100 गांव को हरा भरा गाँव करेंगे, और उसमें हमारा टारगेट था कि 1,25,00,000 वृक्ष हम लगाएंगे। हमारा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीनरी देने वाले पेड़ हैं, जो फल देने वाले पेड़ हैं, जिन पे पक्षी अपना घोंसला बना सकते हैं, ऐसे पेड़ को हम ज़्यादा महत्व देंगे। पेड़ तो सारे लगाएंगे हम, लेकिन उनको हम थोड़ा ज़्यादा महत्व देंगे कि वो पेड़ लगने चाहिए। मान लीजिए फलदार पेड़ भी है, अगर आप 1,000 पेड़ लगाएंगे, 2 फलदार भी लगा दो तो काम चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर अगर बिल्कुल नहीं लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप सड़क पे लगा रहे, आप 2-3 फरलांग के बाद भी 1 पेड़ 2 पेड़ लगा दोगे, ऐसे ही 2-3 फरलांग के बाद भी अगर आप 1-2 पेड़ ऐसा जिस पे घोंसले बन सकें, जो अपना जैसे बरगद का पेड़ है, पिलखन का पेड़ है, नीम का पेड़ है और पिपल का पेड़ है, ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो परंपरागत पेड़ हैं, जहाँ खाने के लिए भी कुछ ना कुछ है और घोंसला बनाने के लिए। तो हमारा है कि हम उसको भी इम्पोर्टेंस देंगे, ना कि केवल सफेद दे और उसको दूसरे जो ऐसे पेड़ हैं उनको नहीं, उनको देंगे। और वो दे भी रहे हमने अभी एक स्कीम शुरू की है अब की बार कि पंचायत से ज़मीन लेके उसमें बाग लगाने लग गए। तो अभी आपने देखा होगा सजादवाड़ा गाँव में हमने शुरू किया, और अभी काफ़ी गाँव हैं जहाँ पंचायतों ने ज़मीन दी, तो वहाँ हम बाग भी लगाएंगे और दूसरे पेड़ जो अन्य औषधीय पेड़ हैं भी लगाएंगे, दूसरे पेड़ भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। जो गांव में जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो उसकी फिरनी है गांव की, चाहे गांव की गलियों में कहीं ज़रूरत है वहाँ लगाने की पेड़ की ज़रूरत है। और अगर वो पंचायती ज़मीन देंगे उस पर भी है, मंदिर है, स्कूल है, शमशान घाट है, जहाँ जहाँ भी हम पेड़ लगा सकते हैं सारी जगह पेड़ लगाएंगे। उसके साथ साथ हम ग्रामीण जो हैं उनके साथ भी हम संपर्क करके उनसे भी निवेदन करेंगे, अगर वो कोई भी पेड़, वो उनकी चॉइस है, कौन सा पेड़ लगाएंगे, तो जो भी हमारा वहाँ कर्मचारी होगा वो उसको लिखवाएंगे कि हमें ये पेड़ चाहिए, तो हम वही पेड़ उसको उपलब्ध कराएंगे। वो अपने घर में लगाना चाहता है, बाहर लगाना चाहता है, जहाँ भी लगाना चाहता है, तो एक पेड़ हम उसको उपलब्ध कराएंगे, वो कहीं भी वो पेड़ लगाए, उस पेड़ को बढ़ा करें। सर, आपके पास टूरिज्म मंत्रालय भी है, और कल आपने एक बड़ा फैसला किया कि जो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पर आप शराब की जो है इवेंट्स खोलने जा रहे हैं। तो इस पे जो है विपक्षी ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है लगातार जो नशों को ख़त्म करने के बजाय प्रमोट कर रही है। क्या कोई रेवेन्यू का और कोई मॉडल नहीं अपना सकते सर? शराब बेचने की बहुत जल्दी आपने पहले जी शराब इतनी ख़राब चीज़ है, अगर ये ख़राब है तो बंदी करो, शराबबंदी ना करो। शराब तो बिकी रही प्रदेश में। अगर मैं बिजनेस कर रहा, ये विभाग जो है टूरिज्म, ये बिजनेस करता है, और बिजनेस करने वाला अगर बिजनेस करने को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, अब जैसे मैंने होटल खोल रखा तो होटल को हमने ऐसे ही थोड़ा खोल रखा, अब तो पैसे लेंगे होटल में भी, हम खाना खिलाएंगे पैसे लेंगे, ठहरोगे आप तब भी पैसे लेंगे। वो सीधा साफ एक बिजनेस है टूरिज्म, हरियाणा टूरिज्म सीधा सीधा बिजनेस है। अगर हम पेट्रोल पंप चला रहे वो भी इसलिए चला रहे कि हमें आमदनी होगी, और अगर हमारी जगह एक अच्छी जगह है और वहाँ अच्छी सेल हो सकती है, अगर ऐसे एक ऐसे पॉइंट लेके हम उस पर सेल कर, पहले वहाँ बार नहीं खोल रखे हमने, तो बार हमने तो नहीं खोला, हमारे से तो पहले किसी और ही की सरकारें थी, और लगातार इतने लंबे टाइम से किसी और ही, तो बार उन्हीं के टाइम में खुले। तो अगर वहाँ बार खुल सकता है तो वहाँ एक बेचने में कौन सी दिक्कत है? तो ये कोई विषय नहीं है, केवल इसलिए है कि उसकी आमदनी बढ़े, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से ग्राहक तो है ही नहीं टूरिज्म में। अब आप हमारे पे तो क्या था, अब दूसरे होटलों में भी
दिक्कत है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट सोचा कि इसमें भी थोड़ा अगर हमारा काम बढ़ दे तो ठीक है, उसके लिए है, दूसरे लोग ठीक है। आखिरी सवाल है सर, अभी +2 CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया, हरियाणा में 92% लगभग रिजल्ट रहा है और दिल्ली में पड़ोसी राज्य में 98% रहा है। केजरीवाल सरकार इसलिए अपनी पीठ थपथपा रही है, आप क्या कहेंगे? और जो हरियाणा में रिजल्ट 92% आया है उस पर आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, पिछले रिजल्ट के मुकाबले में 10% रिजल्ट हमारा अब की बार अच्छा रहा है, बढ़ा हमारा रिजल्ट। और स्टेप बाय स्टेप हमारा पूरा प्रयास है कि हम और अच्छी एजुकेशन देंगे और हमारा रिजल्ट और सुधरता जाएगा। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।